हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपका हालिया एग्ज़ाम भी अच्छा ही गया होगा। दोस्तों, अभी तक जो हमने क्लासें की हैं उसमें आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर क्लासें की हैं हमने। लेकिन आज से हमारी ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम इस पूरे सब्जेक्ट को एक साथ देखने वाले हैं। इसमें हम क्रम से टॉपिक बाय टॉपिक क्लास करेंगे और इसमें जो क्लास का पैटर्न रहेगा वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। इसमें हम पूरे सब्जेक्ट को एकदम स्टोरी की तरह पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से हर टॉपिक समझ में आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी मॉडर्न हिस्ट्री आपको। इसमें ट्रैक और मैप का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिससे टॉपिक को याद करने में और पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी आपको। इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें है पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, अंग्रेज़ों का आगमन, डेनिशों का आगमन और फ्रांसीसियों का आगमन। तो तैयार हो जाइए आप लोग नए जोश के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इसमें हम यहाँ पर दो चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम और दूसरा है इन कंपनियों के स्थापना का क्रम। इसमें अधिकतर कंपनियाँ तो सेम ही है, केवल एक दो कंपनियों में ही कुछ अंतर हुआ है इनके आने के क्रम में और स्थापना के क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं एक ट्रैक के साथ इनके आने का क्रम। यहाँ कुछ अक्षर लिखे दिख रहे होंगे आपको, PDADF। इसे आप पडाफ भी पढ़ सकते हैं, पडाफ, PADAF, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। एक क्रम है इनका। जो सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी वो थी पुर्तगाली, वो 1498 में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1595 में। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश 1616 ईस्वी में। उसके बाद आती है फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। तो ये कुछ इनका क्रम है, आप देख लीजिए इनको। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ये क्रम है इसका। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी ये क्रम याद करने में। क्लियर? अब देखते हैं इनकी स्थापना का क्रम। तो पुर्तगाली कंपनी जो 1498 में भारत आई थी, तो इस कंपनी की स्थापना भी 1498 ईस्वी में ही हुई है। यहाँ पर केवल एक डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो आने का क्रम है उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत आ गई थी। लेकिन यहाँ पर जब हम स्थापना के क्रम में देखते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले हो जाती है। यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है 1600 ईस्वी में और यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 ईस्वी में। केवल इतना ही फ़र्क है इसमें, बाकी सब सेम ही है। जैसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1616 में, तो इसकी स्थापना भी 1616 ईस्वी में हुई है। और फ्रांसीसी कंपनी आई थी 1664 ईस्वी में, तो इसकी स्थापना भी 1664 ईस्वी में ही होती है। केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो पहले थी अंग्रेज़ों से, लेकिन इसकी स्थापना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद होती है। क्लियर? आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको आसानी समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पुर्तगालियों का भारत में आगमन देखने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर यूरोप में क्या चल रहा था उस समय। अगर भारत और यूरोप के व्यापार की बात की जाए तो ये लगभग हड़प्पा सभ्यता के समय से ही चला आ रहा था तथा इन दोनों के मध्य व्यापार स्थल मार्ग से हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता के समय से। बीच में होता ये है कि इन दोनों के बीच एक कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पड़ता है। यहाँ पर 1453 ईस्वी में अरबों ने अधिकार कर लिया था तथा इस व्यापार के लिए इस मार्ग को बंद कर दिया था इन्होंने। ठीक है, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार हो गया था और इन्होंने व्यापार के लिए इस मार्ग को बंद कर दिया था। ये स्थल मार्ग बंद हो जाता है और व्यापार के लिए नए व्यापारिक मार्ग की खोज शुरू हो जाती है। क्लियर? अब यहाँ पर यूरोप में एक चीज़ और चल रही होती है, यहाँ पर टॉर्डेसलस की संधि होती है 1494 ईस्वी में। ये स्पेन और पुर्तगाल के मध्य होती है। अब इस संधि में होता क्या है कि इसमें जो पूरा विश्व होता है उसके बीच से एक लाइन खींच दी जाती है, एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है जो केप बर्डे के पश्चिम में खींची जाती है। इसमें सारे विश्व को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ओके, अब इसमें ये कहा जाता है कि जो पश्चिम का एरिया है, यानी ये वाला एरिया है, उस पर अगर स्थल मार्गों की खोज होगी तो उस पर स्पेन का नियंत्रण होगा। और जो पूर्व का एरिया है, यानी ये वाला,
इस पर अगर स्थल मार्ग की खोज होती है तो उस पर पुर्तगाल का नियंत्रण स्थापित होगा। इस संधि में ये बात तय की जाती है, यानी अटलांटिक ओशन का क्षेत्र स्पेन के नियंत्रण में रहेगा और जो ईस्ट का क्षेत्र होगा वो पुर्तगाल के नियंत्रण में रहेगा। तो इस संधि को आपको याद रखना है और इसकी डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में यहाँ से वास्को डी गामा आता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों का आगमन होता है। इनकी कंपनी का नाम होता है एस्टाडो दा इंडिया। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, क्या कंपनी का नाम होता है? एस्टाडो दा इंडिया नाम होता है पुर्तगाली कंपनी का। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि जो पुर्तगाली थे वो भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में जो आने वाली कंपनियां हैं उनमें कौन सबसे पहले आया और कौन सबसे बाद में भारत छोड़ के गया। तो इसमें जो पुर्तगाली थे जो भारत में सबसे पहले यानी 1498 ईस्वी में आ गए थे और सबसे बाद यानी 1961 ईस्वी में गोवा से 1961 ईस्वी में गोवा से भारत से गए थे। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखना है आप। यहाँ का एक राजा होता था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था उसको। इसको पोप निकोलस ने भारत ढूंढने का अधिकार दिया था 1454 ईस्वी में। तो यहाँ के पोप हुआ करते थे पोप निकोलस। इन्होंने आदेश दिया था प्रिंस हेनरी को भारत ढूंढने का 1454 ईस्वी में। तो इस बात को भी ध्यान रखिए आप। क्लियर? अब 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा 3 जहाज़ों की सहायता से केप बर्डे व केप ऑफ गुड होप होते हुए नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट पहुंचता है। जो वास्को ड गामा होता है वो पुर्तगाल का निवासी होता है और पुर्तगाल से चलते हुए केप बर्डे तथा केप गुड होप होते हुए ये यहाँ पर कालीकट पहुंचता है भारत में। तथा यहाँ पर एक नाविक होता है अब्दुल मजीद जो इसकी काफ़ी सहायता करता है यहाँ पहुँचने में। तो वास्को ड गामा सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? कालीकट बंदरगाह इंडिया में। यहाँ के राजा होते हैं जमोरिन जो इसका भव्य स्वागत करते हैं यहाँ पर भारत में। तो ये कुछ मैप है, इसको आप ध्यान रखिए ज़रूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए आपके। वास्को ड गामा पुर्तगाल से चलता है तथा केप बर्डे और केप ऑफ गुड होप होके इंडिया पहुँचता है। यहाँ पर कभी कभी आपको किताबों में उत्माशा अंतरीप भी देखने को मिल जाएगा, उसको इसी क्रम में याद रखा जाता है। लेकिन आप केवल 2 चीज़ें याद रखिए यहाँ पर, केप बर्डे और केप ऑफ गुड होप। क्लियर? चलिए। अब वास्को ड गामा ने भारत में मसालों का व्यापार किया और जो मुख्य रूप से है वो काली मिर्च ले गया और उसने यहाँ पर उसका 60 गुना लाभ कमाया। यानी भारत से जो काली मिर्च लेके गया था इसमें उसने अपना खर्च पानी निकाल के 60 गुना शुद्ध लाभ कमाया था उसने। और उस समय ये बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। तो इस चीज़ ने यूरोपियों को और ज़्यादा भारत आने के लिए आकर्षित किया था। तो ये चीज़ एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है कि वास्को ड गामा को कितना लाभ हुआ था भारत से। तो ये 60 गुना लाभ, आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखने वाली ये बात है कि वास्को ड गामा भारत में 3 बार आया था। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसे कि वास्को ड गामा भारत में 3 बार आया था। पहली बार आया था 1498 ईस्वी में, दूसरी बार 1502 ईस्वी में और तीसरी बार 1524 ईस्वी में। और इसी 1524 ईस्वी में भारत में ही इसकी डेथ हो गई थी वास्को ड गामा की। ठीक है? तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1498, 1502 और 1524। क्लियर? चलिए। इसके बाद यहाँ पर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, जिसे कैब्राल के नाम से जाना जाता है, ये भारत आता है। कैब्राल जो है वो मसालों का व्यापार करने के लिए भारत आता है। इसने 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना भी की। ये कोचीन है यहाँ पर इसने 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की। कहीं कहीं पे आपको 1500 ईस्वी भी लिखा मिल जाएगा कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1500 ईस्वी में हुई। तो आप कंफ्यूज मत होना, जो ऑथेंटिक है वो 1503 को ही माना गया है। तो आप इसमें 1503 ही याद रखना। अगर ऐसा होता है कि ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें 1503 ईस्वी ऑप्शन में नहीं होता है और 1500 ईस्वी अगर ऑप्शन में होता है, तब आपको 1500 ईस्वी को टिक करना है। ठीक है? और अगर 1500 ईस्वी नहीं दिया है तो आपको 1503 ही सही मानना है, क्योंकि अधिकतर बुक्स में और ज़्यादातर सोर्स में 1503 ईस्वी ही सही माना गया है। तो जो कैब्राल था उसने 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को ड गामा फिर से भारत आया।
इसको हमने ऊपर भी देखा है कि वास्को ड गामा 3 बार भारत आया था, उनमें से 1498, 1502 और 1524 था। तो जब ये 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आया तो उसने कन्नूर में 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी कैब्राल ने कोचीन में, और दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की वास्को ड गामा ने 1505 ईस्वी में कन्नूर में। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों फैक्ट्रियों के बारे में अलग से बता दिया गया है, 1503 ईस्वी में कोचीन और 1505 ईस्वी में कन्नूर। ठीक है, याद रखना आप इसे। क्लियर? अब यहाँ पे 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा होता है, वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर भारत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है यह प्रथम वायसराय और गवर्नर बनकर भारत आया था 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, जिसे अल्मीड़ा नाम से भी जाना जाता है। इसने कोचीन में अपना पहला किला बनवाया था। पुर्तगालियों का पहला किला कोचीन में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने बनवाया था। ठीक है, और जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, नीले जल की नीति को। ये एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी इसने यहाँ पर नेवी व्यवस्था अपनाई थी, जो भी जलमार्ग से व्यापार होता था वो सब इसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो आपको ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति को याद रखना है। इसको किसने अपनाया था? अल्मीड़ा ने। ठीक है, उसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत आता है। ये 1509 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक भारत में रहता है। इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जितने भी पुर्तगाली आए उनमें से अल्फांसो दी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर? इसने कार्टेज सिस्टम व्यवस्था शुरू की थी, यानी सीमा शुल्क व्यवस्था, तो इसको भी ध्यान रखना आप, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी अल्मीड़ा ने, तथा कार्टेज सिस्टम व्यवस्था शुरू की थी अल्बुकर्क ने। क्लियर? चलिए आगे। अब इसने कुछ और काम किए थे। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीन लिया था। जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था, इसने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। इस समय बीजापुर का शासक हुआ करता था यूसुफ आदिल शाह। इससे इसने गोवा को छीन लिया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए। उसके बाद 1511 ईस्वी में मलक्का तथा 1515 ईस्वी में हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया था इसने। तथा इसने यहाँ पर एक काम और किया था, इसने सती प्रथा को खत्म किया था तथा मुस्लिम अत्याचार को भी कम किया था इसने। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि इसने मुस्लिम अत्याचार को भी कम किया था। तो इसने काफ़ी सारे काम किए थे। यहाँ पर एक बार फिर से इसके काम देख लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया था? सबसे पहले इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का। उसके बाद इसने कार्टेज व्यवस्था शुरू की। ठीक है, उसके बाद इसने बीजापुर से गोवा को छीन लिया। यहाँ का शासक हुआ करता था यूसुफ आदिल शाह। इसके बाद इसने 1511 ईस्वी में मलक्का तो 1515 ईस्वी में हॉर्मुज पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद एक अंतिम पुर्तगाली था जो था नीनो दी कोन्हा। ये 1529-30 में भारत आया था। इसने जो व्यापारिक कोठी थी वो कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दी थी 1530 ईस्वी में। यहाँ पर हमने ऊपर देखा था जो अल्मीड़ा था उसने कोचीन में पहला किला बनवाया था, उसको नीनो दी कोन्हा ने कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया था 1530 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर इन सब के कार्य समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ पॉइंट हैं उन्हें भी देख लीजिए। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों का दमन द्वीप पर अधिकार हो गया था। दमन और द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हो गया था? 1559 ईस्वी में। तथा 1961 ईस्वी में भारत की आज़ादी के बाद इन्होंने गोवा, दमन और द्वीप भारत को वापस लौटा दिए थे, जो कि हमने ऊपर बताया है कि सबसे लास्ट में पुर्तगीज भारत से गए थे कब? 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़कर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर इन सब के आने की एक ट्रिक है। जो भी आए थे, वास्को ड गामा आया था, कैब्राल, अल्मीड़ा, अल्बुकर्क, नीनो दी कोन्हा, तो उनको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है जिससे आप इन सबको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। आपको एक चीज़ पहले याद रखनी है कि सबसे पहले वास्को ड गामा आया था कब? 1498 ईस्वी में। और ये कितने बार आया था? 3 बार। वो डेट भी इसकी याद रखनी है आपको। उसके बाद हम ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक है
कब से अल्मीड़ा ने बुर्का पहना है नानू? क्या है? कब से अल्मीड़ा ने बुर्का पहना है नानू? ठीक है, तो इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं हम, जो कब होता है उससे बनता है कैब्राल, अल्मीड़ा से अल्मीड़ा, बुर्का से बनता है अल्बुकर्क और नानू से नीनो दी कुन्हा। ठीक है, तो कैब्राल भारत में कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था। अल्मीड़ा 1505 ईस्वी में आया था। अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक और नीनो दी कुन्हा 1529 से 30 तक। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन का क्रम। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आपको आसानी से। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि पुर्तगालियों ने हमें क्या क्या दिया है। जो पुर्तगाली भारत से आए तो वो हमें क्या क्या दे के गए। सबसे पहली बात आती है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस वो पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया था भारत में। उसके बाद जो तंबाकू है, काजू है और आलू, ये भी पुर्तगालियों की ही देन है भारत को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू, काजू और आलू, ये मेन चीज़ें थी जो पुर्तगालियों ने भारत को दी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पुर्तगालियों का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कैसा होता था, यानी जो शासन होता था इनका वो कैसा होता था। तो इसमें सबसे ऊपर होता था वायसराय, उसके बाद होता था सेक्रेटरी, उसके बाद होता था बेंडोर ऑफ एजेंडा। अब इनके कार्य क्या क्या होते थे? तो जो वायसराय होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख होता था। ठीक है, और जो सेक्रेटरी होता था वो काउंसिल का सलाहकार होता था। और जो बेंडोर ऑफ एजेंडा होता था वो राजस्व एवं कार्गो शिप्स का लेखा जोखा रखने वाला होता था। ठीक है, तो आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो समाप्त होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा ही है, इसे देखते हैं। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसे देख लेते हैं। इस कंपनी का संबंध नीदरलैंड से होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, तथा इस कंपनी का नाम होता है बेरिंग दी ओस्ट इंडसे कंपनी। यह 1602 ईस्वी में आते हैं तथा इनकी पहली फैक्ट्री जो है वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। तो यहाँ पर हम मैप में देखेंगे कहाँ पड़ता है मसूलीपट्टनम। ये देखिए, ये जो पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी वो कोचीन में स्थापित हुई थी और जो डचों की थी वो मसूलीपट्टनम में। तो आप मैप की सहायता से इसकी लोकेशन भी ध्यान रखिए आप। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डच मसालों का व्यापार नहीं करते थे। जो पुर्तगाली थे वो मुख्य रूप से मसालों का ही व्यापार करते थे, लेकिन जो डच लोग थे वो मसालों का व्यापार नहीं करते थे। इनके जो प्रमुख व्यापार हैं वो निम्नलिखित हैं, उनको देखते हैं। अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई अगर सवाल एग्जाम में बनता है तो वो सिर्फ इन्हीं से बनता है, बस इसके अलावा कोई सवाल नहीं आता है। तो इसमें जो डच लोग सिल्क और टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्र का जो व्यापार करते थे वो कहाँ से करते थे? बंगाल से। और साल्ट पिटर एक चीज़ होता है वो HNO3 तथा NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट तथा सोडियम नाइट्रेट, इसको हम सॉल्ट पिटर भी कहते हैं। ये बिहार से इसका व्यापार किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो ओपियम होता है यानी सोरा तथा चावल गंगा वैली से और नील यमुना वैली से। तो ये आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है। एक बार फिर देख लो, सिल्क और टेक्सटाइल बंगाल से, सॉल्ट पिटर बिहार से, ओपियम सोरा और चावल गंगा वैली से तथा नील यमुना वैली से। क्लियर? डचों का अंग्रेजों के साथ एक युद्ध होता है 1559 ईस्वी में, बेदरा का युद्ध। इसमें अंग्रेज डचों को पूरी तरह से हरा देते हैं और डच इंडिया छोड़कर इंडोनेशिया के लैंड ऑफ स्पाइसेस में सेटल हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों और डचों के बीच, जिसमें अंग्रेज डचों को हरा देते हैं और डच इंडिया छोड़कर इंडोनेशिया के लैंड ऑफ स्पाइसेस में शामिल हो जाते हैं, यानी इसे मसालों का शहर भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। उसके बाद हम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास दोस्तों? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा अधिक से अधिक चैनल को शेयर भी करें और चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास पहुंच सके। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।